नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर टेट 2022 के लिए जीके करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 8 में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज के सेशन में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम है और जीके के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो 2022 में दिया जाएगा। आपको बताना है 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। ध्यान दीजिएगा साथियों, जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं सभी की सभी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित कार्यक्रम में उनकी घोषणा की जाती है, एक्सेप्ट शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है इसे नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। एकमात्र ऐसा नोबेल पुरस्कार है जिसे नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, ये भी आप जानते रहिए। और इसके अलावा जितने भी नोबेल पुरस्कार होते हैं, साहित्य का हो, भौतिकी का हो, रसायन का हो, सभी के सभी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसके बाद, हाल ही में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य कृषि संगठन द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि विश्व खाद्य पुरस्कार ये खाद्य कृषि संगठन के द्वारा दिया जाता है। खाद्य कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। और ध्यान दीजिएगा, इसी 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। बाकी की फैक्ट भी आप देखते चलिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन सी, डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविग। डॉक्टर सिंथिया नहीं पढ़ना है गलती से आपको, डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविग। और ध्यान दीजिएगा, इनको दिया गया था 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार और इनको दिया गया था 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार। ये भी आप याद रख सकते हैं। 2021 का आप याद रख लीजिए, 20 का ऐसे तो पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए इसको भी। बाकी क्वेश्चन के लिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन इसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बताइए। एक दिन साथियों हमने क्वेश्चन कराया था आप सभी को, जिसमें हमने बताया था आप सभी को कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बंगाल का गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव और गवर्नर जनरल हो जाएगा तो वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम। और भारत का प्रथम अगर पूछा जाएगा गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय, ये ब्रिटिश भारत की बात की जा रही है, प्रथम वायसराय तो 1857 में अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग था और वही जो है प्रथम वायसराय बनता है। और अंतिम वायसराय 1947 तक वायसराय का पद था, तो अंतिम वायसराय माउंटबेटन थे। और भारत की आज़ादी के बाद भी 1948 तक वायसराय का पद समाप्त करके फिर से गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था, क्योंकि उस समय तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करना था, क्योंकि भारत का संविधान अभी तैयार हो रहा था। भारत पूरी तरह से गणतंत्र नहीं बना था, हालांकि स्वतंत्रता मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को। तो ध्यान देना है आपको, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, इनके बाद पुनः 1948 से 1950 तक सी राजगोपालाचारी जी को बनाया गया था और यही भारत के अंतिम स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो माउंटबेटन आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये तो भारतीय तो है नहीं, तो फिर हम यहाँ पे सी राजगोपालाचारी जी का नाम टिक करेंगे, आंसर करेंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, चूँकि वही आखिरी भी थे तो अंतिम गवर्नर जनरल के लिए भी आंसर वही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आज की सेशन का क्वेश्चन नंबर 4, किस आंदोलन के साथ
महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? ये सभी आंदोलन गांधी जी से संबंधित हैं। चाहे खेड़ा सत्याग्रह हो, चाहे अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हो, चाहे चंपारण का सत्याग्रह हो, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या फिर असहयोग आंदोलन हो। तो 1917 में सबसे पहले गांधी जी के द्वारा सबसे पहला किया गया आंदोलन या राजनीति में पदार्पण, भारतीय राजनीति में पदार्पण 1917 के बिहार के चंपारण आंदोलन से किया गया था, गांधी जी के द्वारा शुरुआत। ठीक है, तो ये इनका पहला राजनीतिक आंदोलन था। और इसके बाद देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था, शुरू किया गया था, 1934 तक चला था। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था और 1922 तक चला था। इसी असहयोग आंदोलन में 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटित होती है, जिसको कि चौरी चौरा कांड की बजाय चौरी चौरा जनाक्रोश, चौरी चौरा जनाक्रोश, अब इसका नया नामकरण किया गया है योगी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसको भी आपको याद रखना है। इसी तरह से जो काकोरी ट्रेन जो डकैती पहले बोला जाता था, या काकोरी ट्रेन कांड या काकोरी कांड, उसको अब जो है काकोरी ट्रेन एक्शन उसको नाम दिया गया है, वो भी आपको याद रखना है। तो 5 फरवरी 1922 की घटना के बाद उस घटना से क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 12 फरवरी 1922। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी भारत में कब आए थे साउथ अफ्रीका से? आपको बताना है कमेंट करके। मैं आपको यहाँ पर केवल ये बताना चाह रहा था कि 9 जनवरी को आए थे। अब आपको ईयर बताना है, 1915 है या फिर 1916 है, आपको बताना है इसमें से। देखिए, उसके पहले वो भारत में आए होंगे, गए होंगे, लेकिन भारतीय राजनीति या फिर भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित जब उनका यहाँ पे, आप सभी जानते हैं कि जब वो आए थे सबसे पहले 1 वर्ष तक उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था। उसके बाद फिर उन्होंने जो है आंदोलन वगैरह, सत्याग्रह वगैरह प्रारंभ किए थे। तो 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है प्रवास दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसको भी आप जानते रहिए, प्रवासी दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सवाना, ये अफ्रीका में पाए जाने वाला घास का मैदान होता है, जिसको सवाना बोला जाता है। सेल्वास और पंपाज, ये दोनों जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें सेल्वास आपका जो है ब्राज़ील में पाया जाता है और पंपाज जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है। स्टेपिज या फिर स्टेपेस, ये दोनों एक ही चीज़ है। ये आपका जो है एशिया और यूरोप में पाए जाने वाला घास स्थल है और यह जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो 7 का यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो सभी को आंसर पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य से ही होता है और अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक स्थान है जिसका नाम है किबिथु, और इसी किबिथु को भारत का पूर्वोत्तर छोर माना जाता है। पश्चिम छोर को कहा जाता है गौर माता, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। उत्तरी छोर को इंदिरा काल बोला जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, नीति आयोग को कब लागू किया गया था? तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उसी समय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल होता है 2012 से लेकर के 17 तक, इसको पहले समय से पहले ही समाप्त घोषित किया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको लागू किया जाएगा और 1 जनवरी 2015 से इसको लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2015। घोषणा की गई थी 2014 में, लेकिन लागू किया गया था 2015 में। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 56 तक, दूसरी आपका हो जाएगा 56 से लेकर के 61 तक, इसी प्रकार से तीसरी आपका 61 से लेकर के 66 तक, उसके बाद फिर योजना अवकाश 66, 67, 67, 68, 68, 69,
फिर आपका 69 से 74, 74 से 79, फिर 74 से 79 वाला आप सभी जानते हैं कि उसको वहाँ पे रोलिंग प्लान लागू किया गया था, जनता पार्टी की सरकार बनती है। उसके बाद 6वीं लागू किया जाता है 1980 से 85 2 बार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आगे हम कर लेंगे पंचवर्षीय योजनाओं से, या फिर जो आर्थिक जितनी भी योजनाएं हैं, प्लान है, उनको एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आने की संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो ये क्वेश्चन भी आसान है। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुफ्त एलपीजी गैस वितरण या फिर एलपीजी गैस कनेक्शन देने के संबंध से। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये आपका आज के सेशन का 8वां प्रश्न है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? फंडामेंटल राइट्स। तो मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के शामिल किया गया है, और प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन एक मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अब जो है वर्तमान में मूल अधिकारों की कुल संख्या 6 है। अगर यहीं पर आपसे मूल कर्तव्यों की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी बताएंगे आप? तो मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। प्रारंभ में 10 थी, लेकिन वर्तमान में 11 है। 11वां मूल कर्तव्य इसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, जिसको कि बाद में जोड़ा गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आज के सेशन का, प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता का संबंध, या जीवन जीने की स्वतंत्रता भी आपसे पूछ सकता है। इसी को आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता। इसको भी आपको याद रखना है, जीवन जीने की स्वतंत्रता का संबंध, या फिर प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो याद रखना है आपको अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। कुल 6 मूल अधिकार हमने आपको बताए। तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। उसके बाद फिर 19, 20, 21, 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर 23, 24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर 25, 26, 27, 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसके बाद फिर 29, 30 आपका जो है सांस्कृतिक जो संबंधी अधिकार है। और 6वां आपका अधिकार है अनुच्छेद 32 में, जिसके अंतर्गत जो रीट्स जारी किए जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, 5 प्रकार के कुल रीट जारी किए जाते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 19 हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 17 बहुत बार पूछा गया है, अस्पृश्यता उन्मूलन। तो यह अस्पृश्यता उन्मूलन का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का 1, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी इज़ द राइट आंसर। बाकी के फैक्ट भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर सामान्य विज्ञान से संबंधित है, इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। और आज के सेशन का ये 11वां क्वेश्चन हो जाएगा। मानव शरीर में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो सबसे पहले आंसर देख लेते हैं, यकृत। यकृत जो है शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है, और इसी यकृत से आप सभी जानते हैं पित्तरस का स्राव भी होता है, और जो कि पित्ताशय में जाकर के एकत्रित होता है, जिसका काम होता है वसा को तोड़ना। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, याद रखिएगा आप सभी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो आप बोलेंगे थायराइड ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो होती है शरीर की जो जैविक घड़ी होती है उसका नियंत्रण करती है। हम जो समय से कोई कार्य करते हैं उसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होने पर हमें अच्छा नहीं लगता है। जो निद्रा होती है, सोते हैं हम लोग, उस पर नियंत्रण करता है ये। अग्नाशय ग्रंथि जो है शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड, यानी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है। हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करता है। इसके बाद देखिए साथियों, आज के सेशन का ये 12वां प्रश्न है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो याद रखिएगा सिक्किम। अगर यही आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया होता तो राइट आंसर हमारा गोवा होता।
साथियों ये सेशन जीके जीएस और करंट अफेयर का है, लेकिन यहाँ पर एक रीजनिंग का और एक मैथ का क्वेश्चन भी आप सभी को करा रहा हूँ, तो इसे भी आप जरूर देख लीजिए, जिससे कि आज के सेशन के प्रश्न भी कंप्लीट यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी कम यहाँ पर मिल रही थी। तो ये 13वां प्रश्न यहाँ पर हो गया। किसी लीप रीजनिंग के प्रश्न आने ही आने हैं, 5 प्रश्न रीजनिंग का आएगा और कैलेंडर है, क्लॉक है, ये सभी है उसमें शामिल। तो किसी लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष का पहला दिन अगर मंगलवार हो तो उसी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। यहाँ से एक प्रश्न आने की 100% चांस है, यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है इस टाइप का। तो ध्यान दीजिएगा, सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365 और फरवरी होता है 28 दिन का। लीप वर्ष में दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या 366 और फरवरी 29 का होता है। किसी भी वर्ष को आप 4 से भाग देंगे, अगर भाग पूरा पूरा चल गया, कोई शेषफल नहीं बचा तो लीप वर्ष। किसी भी शताब्दी वर्ष को आप 400 से डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, शताब्दी वर्ष को 400 से, सामान्य वर्ष को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर कोई शेषफल ना बचे तो बोलेंगे वह वर्ष लीप वर्ष है। लीप वर्ष, जो वर्ष लीप वर्ष नहीं होते हैं उसमें उस वर्ष का जो पहला दिन होता है वही दिन अंतिम तारीख को भी वही दिन होता है। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है कि एक दिन बढ़ गया, यहाँ पर फरवरी 29 का हो गया, तो इस वजह से लीप या अधिवर्ष का जो पहला दिन होता है उस वर्ष का अंतिम दिन एक दिन आगे बढ़ जाएगा। यानी लीप या अधिवर्ष का पहला दिन अगर मंगलवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन हो जाएगा बुधवार। अगर ये होता कि लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो फिर आंसर हमारा होता मंगलवार। एक क्वेश्चन मैथ का यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेंगे ताकि 15 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए आज के सेशन का। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान ट्रिक है इसके लिए और औसत से एक क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। एक कक्षा के 49 छात्रों का औसत वजन 51 किलोग्राम है। एक नए छात्र के आ जाने से अब औसत वजन 51.2 किलोग्राम हो गया। नए छात्र का वजन बताइए। ऐसे तो आप लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो परंपरागत मेथड है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है। आप ध्यान दीजिएगा, 49 छात्र थे तो औसत वजन यहाँ पर 51 किलोग्राम, यानी हर छात्र का वजन हम 51 किलोग्राम मान सकते हैं। औसत का मतलब तो यही होता है ना, जिस चीज़ को हम सबके लिए मान सकते हैं एक बराबर। तो यानी 49 छात्र जो है सबका वजन हम 51 किलोग्राम मान सकते हैं। एक छात्र इसमें जब आ गया तो औसत कितना हो गया, अभी 51.2 किलोग्राम हो गया। तो अब कितने कुल छात्र हो गए, 50 छात्र हो गए। तो आपको ध्यान यहाँ पर क्या देना है कि 50 छात्र हैं और सभी का वजन कितना मान सकते हैं हम, 51.2 किलोग्राम, 51.2 किलोग्राम। और पहले आप देखेंगे 49 छात्रों पर औसत था 51 और 50 छात्रों पर औसत कितना हो गया, 51.2 किलोग्राम। यानी हर छात्र पर 0.2 किलोग्राम वजन बढ़ गया। तो कुल कितना वजन बढ़ा, वही जो है अतिरिक्त जो छात्र आया है उसका वजन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। जितना वजन बढ़ा है वह वजन जो है प्रत्येक छात्र के लिए हो जाएगा, क्योंकि यह औसत वजन है। तो 0.2 किलोग्राम में आप क्या करिए, जो बढ़ा वजन है, पहले औसत था 51, अब औसत कितना हो गया 51.2 किलोग्राम। तो जो बढ़ा हुआ वजन है इस, और कितने छात्रों का औसत है, ये 50 का, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक, कितना मिल गया आपको, यहाँ पे 10 किलोग्राम मिल गया। ठीक है, और ये आप क्या देख रहे थे, औसत पहले का 49 छात्रों का, यानी हम प्रत्येक छात्र का वजन 51 किलोग्राम मान सकते थे। ठीक है, तो 51 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो बढ़ गया ये वजन, इसको आप 51 में जोड़ दीजिए, प्लस 10 कर दीजिए। यहाँ पर कितना मिला आपको, 61 किलोग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो औसत बढ़ा है उसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने छात्रों का औसत है अब ये नया वाला औसत, और जो मिला आपको पहले वाले औसत में उसको आप ऐड कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, यहाँ पर हम आज जो है कोटा पूर्ति के लिए यहाँ पर हमने मैथ, रीजनिंग के और हिंदी के भी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जबकि ये सेशन हमारा जीके जीएस करंट अफेयर्स का है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और 15 क्वेश्चन यहाँ पर हमने सोच रखा था। तो जल्दी से बता दीजिए आप सभी, यद्यपि में कौन सी संधि है, इसका विच्छेद पहले सबसे पहले कर लेते हैं। तो यदि धन अपि हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे ई धन अ मिलकर के यहाँ पर क्या बना, यह बना। तो जब ई और ई के, बड़ी ई के बाद, या ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या ई का बन जाता है य, और ऊ या बड़ा ऊ का बन जाता है वह, और इसको बोला जाता है यड़ संधि। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा और पूरा सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करने के बाद जितना हो सकता है शेयर कर दिया करें, और सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट लगा हो तो भी आप कमेंट करके पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।